राजीव और आरती दोनों लिव इन कपल थे। दोनों किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते थे। राजीव और आरती दोनों काम में बहुत बिजी रहते थे, इसलिए दोनों को एक साथ वक्त बिताने का अच्छा समय नहीं मिल पा रहा था। कई दिनों के बाद फाइनली राजीव और आरती ने एक हफ्ते की छुट्टी ले ली और राजीव के एक दोस्त के फार्म हाउस में जाकर क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का प्लान बनाया। वो फार्म हाउस शहर से काफ़ी दूर जंगल में था, जहां अक्सर राजीव और उसके दोस्त छुट्टियां मनाने जाया करते थे। दोनों बहुत खुश थे। राजीव और आरती जिप्सी लेकर फार्म हाउस की ओर निकल पड़े। शाम का वक्त था, सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। रोड के दोनों ओर घने जंगल दिख रहे थे। राजीव और आरती दोनों एंजॉय करते हुए जा रहे थे। क्यों, कैसा फील हो रहा है? राजीव ने ट्राई करते हुए कहा। वाह यार, फीलिंग फ्री एंड ग्रेट, बहुत मजा आ रहा है। सुनो, अगले एक हफ्ते तक हम किसी के फोन अटेंड नहीं करेंगे, ओके? एकदम चिल करेंगे। कितने दिनों के बाद रिलैक्स फील हो रहा है, आरती ने अंगड़ाई लेते हुए कहा। वरना वही काम, वही स्ट्रेस। अब एक हफ्ते सिर्फ मैं और तुम, राजीव ने कहा। ओ थैंक, आरती ने एक्साइटेड होकर कहा। ओके। इसी तरह दोनों कुछ प्यार भरी बातें करते जा रहे थे। धीरे धीरे अंधेरा होने लगा। खूबसूरत सी दिखने वाली वो शाम अब काली अंधेरी रात में बदल चुकी थी। आगे रोड के किनारे एक बोर्ड पर लिखा हुआ था, किसी भी अजनबी पर भरोसा न करें, सावधान रहें। लेकिन प्यार के खुमार में डूबे राजीव और आरती ने उस बोर्ड की ओर देखा भी नहीं। धीरे धीरे अंधेरा घना होता गया। रोड के दोनों ओर जंगल से जंगली जानवरों की काफी भयानक आवाजें दिल को डरा दे रही थी और एक खौफ पैदा कर रही थी। अभी और कितनी दूर है फार्म हाउस? देखो ना, अंधेरा हो गया है, अब डर लग रहा है, आरती ने पूछा। अरे अब आसपास जंगल है तो डर तो लगेगा ही, लेकिन चिंता मत करो, बस 2-2.5 किलोमीटर और है, डोंट वरी, राजीव ने भी कहा। दोनों चुपचाप बैठे हुए थे। जिप्सी आगे बढ़ रही थी कि अचानक तभी एक लड़की भागते हुए गाड़ी के सामने आ गई। राजीव ने जोरदार ब्रेक लगाई। वो लड़की जिप्सी से टकराकर रोड पर गिर जाती है। राजीव और आरती बुरी तरह से घबरा जाते हैं। राजीव तुरंत जिप्सी से उतरकर उस लड़की को सहारा देकर उठाता है। उस लड़की ने लाल रंग की घाघरा और चोली पहन रखी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे। उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। आप ठीक तो है ना? आई एम रियली वेरी 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 सॉरी। वो आप एकदम से अचानक सामने आ गई तो, राजीव ने पूछा। एक मिनट, तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो? ऐसे कोई अचानक किसी की गाड़ी के सामने आता है क्या? कुछ हो जाता तो? और इतनी रात गए जंगल में क्या कर रहे हो तुम? आरती ने गुस्से से पूछा। आरती क्या कर रही हो? दिख नहीं रहा है कितनी घबराई हुई है? कम ऑन यार, राजीव ने आरती को डांटते हुए कहा। बाबूजी, बाबूजी, हमें बचा लीजिए, वो हमको मार डालेगा, बचा लीजिए हमको, लड़की ने घबराते हुए हाथ जोड़कर कहा। मार डालेगा? कौन मार डालेगा? आप घबराइए मत, रिलैक्स हो जाइए, राजीव ने कहा। देखो, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, चलो यहाँ से चलते हैं, आरती ने घबराते हुए कहा। आरती, ऐसे इसे अकेला छोड़ के कैसे जा सकते हैं? इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं होती क्या? राजीव ने गुस्से में कहा। तभी जंगल में एक आदमी दौड़ता हुआ आया और उसने उस लड़की पर हमला कर दिया, लेकिन राजीव ने उसे रोक लिया और दोनों में हाथापाई होने लगी। आरती और वो लड़की दोनों घबराए गए। वो आदमी बार बार उस लड़की को मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन राजीव ने उसे दबोच रखा था। कुछ देर हाथापाई के बाद जब राजीव के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो राजीव ने एक पास ही पड़ा एक पत्थर को उठाया और उस आदमी के सर पे मार दिया। वो आदमी बेहोश होकर गिर गया।
राजीव ने उसकी नब्ज चेक करी तो वो मर चुका था। राजीव और आरती बुरी तरह घबरा गए। कौन है तू मनहूस औरत? तेरी वजह से हमारी छुट्टी बर्बाद हो गई, खून हो गया राजीव के हाथों। आरती ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा। हमारा नाम ऐना है मैडम जी, हमको माफ़ कर दीजिए। ये आदमी हमको ज़बरदस्ती उठा ले आया था और हमको हमारे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। फिर हम इससे पीछे छुड़ाकर भाग रहे थे कि आप लोग मिल गए। हम क्या करें मैडम? ये कहते हो रोने लगी। अरे आप प्लीज़ रोइए मत। और आरती प्लीज़ डोंट ओवर रिएक्ट, ओके? ये पूरा जंगल मेरे फार्म हाउस वाले दोस्त के अंडर में आता है और वो पॉलिटिशियन है, संभाल लेगा। तुम लोग घबराओ मत, रात बहुत हो चुकी है, हमें चलना चाहिए। हमें मतलब ये भी हमारे साथ जाएगी क्या? आरती ने चौंकते हुए कहा। यार और कहाँ जाएगी? इतनी रात को इस भयानक जंगल में इसे अकेला छोड़ना सही है? फिर तो मेरा ये खून करना भी बेकार हो जाएगा, राजीव ने कहा। ओफो, मुझे यहाँ आना ही नहीं था, डिस्कस्टिंग। आरती ने गुस्से में जिप्सी के टायर पर लात मार के वहां पर आगे बढ़ गई। आप हमारी चिंता मत कीजिए बाबूजी, आप दोनों जाइए, हमारा गांव पास में है, हम चले जाएंगे, आप दोनों झगड़ा मत कीजिए, ऐना ने हाथ जोड़ते हुए कहा। देखा, वो भी एक लड़की है, एक लड़की होकर एक लड़की की मदद नहीं कर सकती। कल को अगर इसी के बारे में न्यूज़ बनता ना तो सोशल मीडिया पे श्रद्धांजलि दे रही होती। तुम औरतों की सबसे बड़ी दुश्मन होती हो, राजीव ने कहा। मेरा वो मतलब नहीं था, ओके ठीक है, हम इसे भी साथ ले चलते हैं, ठीक है? और तुम कल सुबह अपने घर चली जाना, ठीक है? आरती ने काफ़ी हिचकते हुए कहा, जैसे वो बिल्कुल भी उसे पसंद नहीं कर रही थी। जी मैडम, दैट्स माय गर्ल, राजीव ने कहते हुए आरती का माथा चूमा। आरती ऐना को अब भी गुस्से में घूर रही थी। तीनों जिप्सी में बैठ जाते हैं और वो आगे बढ़ जाते हैं। रात बहुत ही भयानक थी। राजीव जिप्सी ड्राइव कर रहा था, आरती बगल में बैठी हुई थी और ऐना पीछे बैठी हुई थी। ऐना के होठों पर एक कुटिल मुस्कान थी और अंधेरे में उसकी आंखें गहरी लाल की तरह चमक रही थीं। ऐना के इस रहस्यमयी रूप से अनजान राजीव और आरती उसे अपने साथ लेकर उस फार्म हाउस पर पहुंच गए। तीनों अंदर जाते हैं। काफ़ी बड़ा और आलीशान फार्म हाउस था। राजीव और आरती दोनों सोफे पर बैठ जाते हैं। बाबूजी, लगता है यहाँ कोई है नहीं, ऐना ने कहा। हाँ, यहाँ का टेक केयर गाँव गया हुआ है, कल शाम तक आ जाएगा, तब तक हमें खुद ही मैनेज करना होगा, राजीव ने बताया। हम रसोई में जाकर देखते हैं, कुछ खाने पीने का है का? ऐना ने कहा। ऐना रसोई में चली जाती है। राजीव आरती की ओर देखता है। आरती उसे गुस्से में घूर रही थी। ओह कम ऑन, अब तो गुस्सा छोड़ो यार, जाओ फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं मेरे फ्रेंड को कॉल करके पूरा हादसा बता देता हूँ ताकि कल को कोई प्रॉब्लम ना हो। जाओ रिलैक्स हो जाओ, राजीव ने कहा। आरती उठकर चली जाती है। राजीव अपने दोस्त से फ़ोन पे बात करने लगता है। कुछ देर बाद ऐना चाय नाश्ता लेकर आती है। आरती भी चेंज करके आ जाती है। तीनों चाय नाश्ता करते हैं। नाश्ता करने के बाद राजीव और आरती एक कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। राजीव और आरती बड़ी मुश्किल से अपने वापस सही मूड पे आ पाते हैं। दोनों अब उस कमरे में सो जाते हैं। लेकिन तभी अचानक कोई दरवाज़ा खटखटाता है। आरती का मूड फिर खराब हो जाता है। राजीव उठकर दरवाज़ा खोलता है। सामने ऐना खड़ी होती है। बाबूजी, हमें बहुत डर लग रहा है, एक ही रात की तो बात है, हमें यही सोने दीजिए ना, ऐना ने कहा। व्हाट द हेल, उस जंगल में तुम्हें डर नहीं लग रहा था और इस फार्म हाउस में तुम्हें डर लग रहा है? मुझे पक्का डाउट है
इस ऐना की नीयत सही नहीं है, आरती ने झुंझलाकर कहा। आरती प्लीज, अब फिर से शुरू मत हो जाओ, राजीव ने गुस्से में कहा। वो कहा है ना कि हम इतने बड़े घर में कभी रहे नहीं हैं, इसलिए हमें डर लग रहा है। मैडम बस एक रात की बात है, हम यहीं किसी कोने में सो जाएंगे, ऐना ने हाथ जोड़ते हुए कहा। उफ, भाड़ में जाओ, आरती ने फ्रस्ट्रेटेड होकर कहा। ऐना प्लीज, डोंट ओवर रिएक्ट। और वैसे ही आज की रात की टेंशन है, तुम्हें पता ही है। अब आज रात जैसे भी हो निकाल लो प्लीज, राजीव ने समझाया। जो मन में आए ना वो करो, आरती ने दांत पीसते हुए कहा। आरती गुस्से में जाकर बेड पर सो गई। ऐना भी अंदर फर्श पर बिस्तर लगाकर सो गई। राजीव भी बहुत इरिटेट हो चुका था, वो भी सो जाता है। कमरे की लाइट बंद हो जाती है। उस अंधेरे में ऐना की भयानक लाल आंखें फिर से चमक उठी। वो काली भयानक रात फिर करवट लेने वाली थी। अगली सुबह राजीव की आंख खुली तो उसने देखा कि ऐना कमरे में नहीं थी, आरती बगल में सो रही थी। राजीव उठकर बाहर आता है और सोफे पर बैठ जाता है। तभी ऐना किचन में से चाय नाश्ता लेकर आती है। तुम इतनी सुबह उठकर चाय नाश्ता बना रही थी? राजीव ने पूछा। हम लोग तो भोर में ही उठ जाते हैं बाबूजी, आप चाय पीजिए, ऐना ने ट्रे मेज पर रखते हुए कहा। लगता है बाबूजी आपका सर दुख रहा है, लाइए हम आपका सर दबा देते हैं, ऐना उनका सर दबाने लगती है। अरे नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है प्लीज, राजीव ने मना करने की कोशिश करी। राजीव मना तो करता है, लेकिन ऐना के छुअन का एहसास उसके सर पर जादू की तरह असर करने लगा। वो उसे रोक नहीं पाया और मदहोश हो गया। तभी अचानक आरती बाहर आ जाती है और उन्हें ऐसे देखकर आग बबूला हो जाती है। व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन? राजीव, अब समझ में आया कि तुम इसे क्यों बाहर से लेके आए थे। ये तुम्हें इतनी पसंद आ गई थी तो बता देते, मैं रात को ही चली जाती। कोई बात नहीं, अब और डिस्टर्ब नहीं करूंगी तुम्हें, जाओ मजे करो इस गवार के साथ, आरती ने गुस्से में कहा। आरती, राजीव ने ऊंची आवाज में आरती को डांट दिया। वो सहम गई। उसने अंदर जाकर अपना सामान पैक किया और बाहर आई। आरती आई एम सॉरी, लेकिन तुम मुझे गलत समझ रही हो, प्लीज डोंट गो, राजीव ने समझाया। अब बहुत हो गया राजीव, मुझे रोकने की कोशिश मत करना, मैं जिप्सी ले जा रही हूँ, घर पहुंचकर वापस भिजवा दूंगी, तुम इंजॉय करो, आरती ने कहा। आरती अपना ट्रॉली बैग लेकर बाहर आ गई। आरती, आरती रुक जाओ यार प्लीज, ये कहते हुए राजीव उसके पीछे आता है, लेकिन आरती नहीं रुकी और चली गई। राजीव वापस आता है और सोफे पर बैठकर सिर पकड़ लेता है। हमें माफ कर दीजिए बाबूजी, हमारे कारण, ऐना ने हाथ जोड़ते हुए कहा। इट्स ओके, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, जाने दो उसे, वापस जाती खुद आएगी मेरे पास, तुम सिर दबाओ, अच्छा लग रहा था, राजीव ने कहा। ऐना खुश हो जाती है और सिर दबाने लगती है। राजीव उसके छुअन के खूबसूरत एहसास में खो जाता है और धीरे धीरे राजीव और वो करीब आते हैं। राजीव जानता था कि वो गलत कर रहा है, लेकिन ऐना में कुछ तो बात थी जो वो खुद को रोक नहीं पा रहा था। दोनों पूरा दिन साथ में बिताते हैं। राजीव को इतना खूबसूरत एहसास कभी नहीं हुआ था। उस रात दोनों एक दूसरे को बेहद करीब आ चुके थे, लेकिन ये रात इतनी भी खूबसूरत नहीं थी, क्योंकि एक काली अमावस की रात थी। अचानक रात को राजीव की नींद खुलती है तो उसने देखा कि ऐना वहां नहीं थी। राजीव उसे ढूंढने के लिए बाहर निकलता है। ऐना, ऐना कहाँ चली गई, ऐना, राजीव उसे आवाज देकर वहां ढूंढता रहा। उसके होश उड़ गए और वो डरकर गिर पड़ा। ऐना एक आदमी को मारकर उसे कच्चा चबा रही थी। वो आदमी
उस फार्म हाउस का केयरटेकर था जो रात को ही यहाँ पहुंचा था और ऐना का शिकार हो गया। ऐना के पूरे मुंह पे खून लगा हुआ था। उसकी भयानक लाल आंखें चमक रही थी और उसके बाल भी बिखरे हुए थे। उसके हाथों के नाखून भी बड़े हुए थे। वो बिल्कुल आदमखोर लग रही थी। तभी उसकी नजर राजीव पर पड़ी। राजीव के रोंगटे खड़े हो गए। अब ऐना, ये ये सब क्या है? राजीव ने डरते हुए पूछा। मैं कोई साधारण लड़की नहीं हूं बेवकूफ। मैं एक डायन हूं। मैं जितने भी मर्दों को साथ लाती हूँ उतना ही मेरा यौवन और उम्र बढ़ता चला जाता है। तुम मेरे शिकार हो। और वो आदमी भी था जिसे तुमने मार दिया था। वो तो मुझसे बचकर भाग रहा था। तभी तुम आते हुए दिखाई दिए। तो उससे पहले मैं तुम्हारे सामने ऐना बनकर आ गई। वो मुझे मारने की नहीं बल्कि मेरे बारे में बताने की कोशिश कर रहा था। लेकिन मैंने उसकी बोलती ही बंद कर दी थी। अब तुम्हारा काम भी पूरा हो गया है। तुम भी अंजाम तक पहुंचना होगा। तुम्हें भी मैं वहां पहुंचा दूंगी जहां तुमने उस आदमी को पहुंचाया था। ये कहते हुए ऐना बदआवाज सी अट्ठास करने लगी। राजीव के सीने पर बिजलियां गिर गईं। राजीव उठकर जंगल में भागने लगा। ऐना भी उसके पीछे भागने लगी। इधर रोड पर एक कपल कार से जा रहे थे कि अचानक ऐना कार के सामने आ गई। उस आदमी ने जोरदार ब्रेक लगाई। ऐना कार से टकराकर रोड पर गिर जाती है। वो कपल बुरी तरह से घबरा जाते हैं। वो आदमी तुरंत कार से उतरता है और ऐना को सहारा देता है। अरे आपको चोट तो नहीं लगी? आप ठीक तो हैं? बाबूजी, बाबूजी हमको बचा लीजिए। वो हमको मार डालेगा बाबूजी। बचा लीजिए हमको। ऐना ने हाथ जोड़कर घबराते हुए कहा। कौन मार डालेगा आपको?" उस आदमी ने पूछा। तभी राजीव भागते हुए आया और उस आदमी को ऐना के बारे में बताने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ बोल नहीं पाता। उस आदमी को लगता है कि वो ऐना पर हमला कर रहा है। वो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ बोल नहीं पाता। उस आदमी को लगता है कि वो उसे मारने की कोशिश कर रहा है। अब कुछ देर हाथापाई के बाद वो आदमी राजीव की गर्दन दबोचकर उसे मार डालता है। वो कपल घबरा जाते हैं। वो फटाफट ऐना को कार में बिठाकर आगे बढ़ जाते हैं। अमावस की काली अंधेरी रात। उनकी कार अब आगे बढ़ती जा रही थी। वो कपल पूरी तरह सहमे हुए थे। पीछे की सीट पर बैठी हुई ऐना की भयानक लाल आंखें फिर से चमक उठी और उसके चेहरे पर वही कुटिल मुस्कान थी। राहुल एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में इंजीनियर के तौर पर कार्यरत था। उसे अक्सर साइट विजिट के लिए दूर दराज के इलाकों में जाना पड़ता था, जिसकी वजह से उसे घर लौटने में काफी देरी भी होती थी। नई नई नौकरी थी, इसलिए जैसा भी था वो एडजस्ट कर रहा था। एक दिन शाम के वक्त उसके बॉस ने उसे अपने कैबिन में बुलाया। "मे आई कम इन सर?" राहुल ने कैबिन का डोर ओपन करते हुए कहा। "यस, कम इन। टेक योर सीट," बॉस ने अपने लैपटॉप पर काम करते हुए मुस्कुराकर कहा। राहुल अंदर आकर बॉस के सामने वाली चेयर पर बैठ जाता है। "राहुल, कंपनी तुम्हारे काम से बहुत खुश है, इसलिए कंपनी तुम्हें एक कार प्रोवाइड कर रही है। ये लो चाबी, संभाल कर ड्राइव करना। बाय द वे, ड्राइविंग आती है ना तुम्हें?" बॉस ने उसे चाबी देते हुए कहा। "अरे सर, बिल्कुल आती है। मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस भी है। डोंट वरी। एंड थैंक्स फॉर दिस सरप्राइज," राहुल ने भी चाबी लेते हुए एक्साइटमेंट में कहा।
योर मोस्ट वेलकम। लेकिन याद रहे, कार के साथ काम और जिम्मेदारी भी बढ़ेगी, और इसी से तुम्हारी तरक्की भी होगी, बॉस ने कहा। डोंट वरी सर, मैं पहले से भी ज़्यादा मेहनत करूंगा। ओके, तो राहुल, ये एक नई कंस्ट्रक्शन साइट का एड्रेस है। घर जाने से पहले यहाँ विजिट करते हुए जाना, बॉस ने राहुल को एक चिट पकड़ाते हुए कहा। ये तो काफ़ी दूर है सर, और थोड़ी देर में अंधेरा भी हो जाएगा। कल जाकर विजिट कर लूँ क्या? राहुल ने पूछा। ये दूर तो है, लेकिन तुम्हारे घर जाने के रास्ते में ही है, इसलिए आज ही विजिट कर लो, ताकि कल दोपहर तक तुम्हारी रिपोर्ट के मुताबिक काम शुरू हो जाए। अब जाओ, जल्दी निकल जाओ, बॉस ने कहा। ओके सर, एंड एंड वंस अगेन थैंक्स फॉर द कार, राहुल ने चेयर से उठते हुए कहा। इट्स ओके, गो हैड, एंड बेस्ट ऑफ लक, बॉस ने मुस्कुराते हुए कहा। ओके सर, राहुल ने भी मुस्कुरा दिया। राहुल कैबिन से बाहर निकल जाता है। बॉस अपने काम में बिजी हो जाता है। राहुल अपनी कार में बैठकर साइड विजिट के लिए निकल जाता है। अंधेरा हो चुका था। वह सुनसान रोड पर कार ड्राइव कर रहा था। उस पर कुछ इक्का दुक्का गाड़ियां भी कभी सामने से गुजर रही थी, तो कभी पीछे से, तो कभी कोई ओवरटेक कर जा रही थी। फिलहाल राहुल का मूड बहुत अच्छा था इस समय। वो अकेले में अपने आप से ही बातें कर रहा था। वाह बेटा राहुल, 3 महीने में ही कार मिल गई। गुड जॉब। ऐसे ही काम करता रहे, रात और दिन देखेगा तो तरक्की कैसे करेगा। लगा रहे बेटा, लगा रहे, राहुल ने कार ड्राइव करते हुए कहा। राहुल खुशी में झूमता हुआ अंधेरी रात में उस सुनसान रोड पर अकेला ही कार ड्राइव करता जा रहा था। कुछ दूर जाने के बाद उसने उस मेन रोड से एक कच्चा रोड ले लिया। उस रोड के दोनों ओर जंगल दिखाई दे रहा था, और अब तो वहां रोड लाइट्स भी नहीं थी। उस कार की हेडलाइट से ही हर तरफ रोशनी दिख रही थी। तभी राहुल ने देखा कि सामने एक बुजुर्ग आदमी लिफ्ट मांग रहा था। राहुल को इस बात पे थोड़ा शक हुआ, लेकिन उसने फिर भी कार रोक दी। उसने कार का शीशा नीचे किया। तभी वो बुजुर्ग कार के विंडो से अंदर झांकने लगा। राहुल उसका चेहरा देख एक बार को तो घबरा गया, फिर भी खुद को संभालते हुए पूछा, जी बाबा जी, कहाँ जाना है आपको? बेटा, यहाँ से 2 किलोमीटर दूर मेरा गांव है, वहीं तक छोड़ देना बेटा। ठीक है बाबा, आ जाइए। ये कहते हुए राहुल ने कार का दरवाजा खोला। वो बुजुर्ग अंदर बैठ गया। राहुल ने कार आगे बढ़ा दी। कुछ देर वो दोनों चुपचाप बैठे रहे। फिर अचानक उस बुजुर्ग ने पूछा, क्यों बेटा, कहाँ जा रहे हो? हमारे गांव के तो नहीं लग रहे, पहली बार देखा है तुम्हें यहाँ, बुजुर्ग ने कहा। जी, जी आगे एक कंस्ट्रक्शन साइट है, वही साइट विजिट करने के लिए जा रहा हूँ। दरअसल मैं एक इंजीनियर हूँ, राहुल ने ड्राइव करते हुए कहा। वो जो नया अस्पताल बन रहा है, उसी में, बुजुर्ग ने पूछा। जी जी वहीं, आपने देखा है वो जगह? अरे बेटा, किसने नहीं देखी वो, लेकिन लेकिन बेटा, तुम इस समय क्यों जा रहे हो? कल दिन में चले जाना, अभी वहां कोई नहीं मिलेगा। अरे नहीं काका, कुछ वर्कर्स और सुपरवाइजर तो होंगे ही ना वहाँ। मुझे बस आधा घंटा लगेगा वहाँ, फिर मैं इसी रोड से अपने घर निकल जाऊंगा, राहुल ने कहा। बेटा, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता, लेकिन लेकिन तुमने मेरी मदद की है, तो तुम्हें सावधान करना मेरा फर्ज है। मैं कुछ समझा नहीं बाबा, क्या कहना चाहते हो आप? बेटा, जिस जगह पर वो अस्पताल बन रहा है, पहले वहाँ एक बहुत ही बड़ा और पुराना बरगद का पेड़ हुआ करता था। उस पेड़ पर बहुत सारी प्रेत आत्माएं रहती थीं, जो रात में आसपास के गांव में अपना शिकार ढूंढती थीं। फिर एक दिन जब मैं जवान था, तभी एक सिद्ध तांत्रिक बाबा ने इस पेड़ को अभिमांत्रित धागे से बांध दिया था,
जिससे वो सारी आत्माएं उस पेड़ में ही कैद हो गई थीं। सालों के बाद इन अस्पताल वालों ने वो जगह खरीद ली और हमारे लाख समझाने पर भी ये नहीं माने और वह पेड़ कटवा दिया। तब से उस बरगद के पेड़ की सारी प्रेत आत्माएं आज़ाद हो गई हैं। इसलिए शाम को 7 बजे तक सारे मजदूर काम बंद करके वहां से चले जाते हैं। इसलिए तुमसे कह रहा हूं कि अभी घर चले जाओ, कल दिन में आकर अपना काम कर लेना। राहुल उस बुजुर्ग की बात सुनकर हैरान था। फिर अचानक वो जोर जोर से हंसने लगा। बुजुर्ग को ये देखकर काफी हैरानी हुई। तुम हंस क्यों रहे हो बेटा? क्या तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है? आप बात ही ऐसी कर रहे हैं बाबा। इस वैज्ञानिक युग में कौन भूत प्रेतों पे यकीन करता है भला? बेटा, विज्ञान प्राकृतिक से बड़ा नहीं है और प्राकृतिक में सिर्फ उतना ही नहीं है जो दिखाई देता है। ऐसे हजारों रहस्य हैं जो अब भी हम इंसानों के लिए पहेली बनी हुई है। इसलिए प्राकृतिक का मजाक मत उड़ाओ। मेरा काम था तुम्हें सावधान करना, सो कर दिया। आगे तुम्हारी मर्जी। बस वहीं आगे मोड़ पर रोक देना। बुजुर्ग की बात सुनकर राहुल सोच में पड़ गया था। तभी उसने एक मोड़ पर कार रोक दी। बुजुर्ग कार से उतर गया और फिर से खिड़की से अंदर झांक कर देखते हुए बोला, एक बार और सोच ले बेटा, बाकी जैसा तुम चाहो। भगवान तुम्हारा भला करे। ये कहते हुए बुजुर्ग वहां से चला गया। राहुल सोच में पड़ गया। रात और घनी होने चली गई। चारों ओर सिर्फ घना अंधेरा जंगल ही दिख रहा था। चारों ओर ये जंगल और जंगल में जंगली जानवरों की भयानक आवाजें राहुल का दिल दहलाने लगी। कुछ सोचकर राहुल तुरंत कार से बाहर निकला। बाबा, बाबा कहाँ चले गए आप? राहुल ने बुजुर्ग को आवाज लगाई। राहुल ने इधर उधर देखा, लेकिन बुजुर्ग कहीं भी दिखाई नहीं दिया। राज का दिल जोरों से धड़कने लगा। वह तुरंत कार में बैठ गया। अब वो सोच में था। वह बहुत ही कश्मकश में था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मन में कई सारी आशंकाएं हिलोरे मार रही थी। क्या करूं? उस बुजुर्ग ने तो टेंशन में डाल दिया है। क्या करूं? एक काम करता हूं, ईयरली मॉर्निंग आकर साइट विजिट कर लेता हूं। बॉस से कह दूंगा कि रात को रास्ता भटक गया था, इसलिए वापस लौट गया था, और सुबह जल्दी आकर साइट विजिट कर लिया। हाँ, ये सही रहेगा। राहुल ने अपने आप से ही कहा। राहुल ने कार स्टार्ट करी, लेकिन वह फिर सोच में पड़ गया। नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। बॉस ने मुझ पर कितना भरोसा जताया है, मुझे कार भी दे दी है। मुझे अपना काम पूरा करना ही चाहिए। बॉस से तो झूठ बोल दूंगा, अपने आप से कैसे बोलूंगा? नहीं नहीं नहीं, मुझे जाना चाहिए। मुझे साइट विजिट करने जाना चाहिए। राहुल ने फिर अपने आप से ही कहा। फाइनली राहुल धीरे धीरे वहां जाता है और एक मशाल ले लेता है। राहुल कंस्ट्रक्शन साइट के अंदर चला जाता है। तभी चमगादड़ों का एक झुंड उसके सामने से उड़ गया। राहुल बुरी तरह घबरा गया। थोड़ा अंदर जाने के बाद राहुल रुक जाता है और बैग उतार कर वहां जमीन पर रख देता है। उसने मशाल को वहीं पड़े एक स्ट्रेल या फिर यूं कहे स्टूल के सहारे पर खड़ा कर दिया था और घुटनों के बल बैठकर जैसे ही बैग का चैन खोला, उसे किसी के हंसने की आवाज आती है। यह देखकर राहुल काफी घबरा जाता है। तभी उसे अपने चारों ओर कुछ और भी आवाजें आने लगती हैं। राहुल घबरा गया था उसे देखकर, इन सब आवाजों को सुनकर। आप एक बार राहुल की जगह खुद को रख के देखिए और महसूस कीजिए कि वो सिचुएशन कैसी होगी। आप अकेले हो और गांव के पास ही एक वीरान सी बिल्डिंग पड़ी हुई है, पुरानी सी, जहां पर कोई भी नहीं है, रात घनी है और ऐसी जगह है जहां पर लोगों का ये मानना है कि वहां पर भूत वूत और पिशाच विशाच का साया है। सोचो आप कैसा महसूस करोगे। सेम ऐसी ही हालत अब राहुल की थी, जिसमें कि उसे किसी अनजान शख्स के हंसने की आवाज भी सुनाई दे रही थी। अब ऐसी हालत में तो राहुल काफी ज्यादा डर गया था।
उसने मशाल को हाथ में ले लिया और चारों ओर देखा। उसे अपने चारों ओर कुछ प्रेत आत्माएं नजर आती हैं। राहुल बुरी तरह से डर जाता है। उस बुजुर्ग की बात सच निकली। वह डर के भागने लगता है। वह जिस भी तरफ भागता है सामने कोई प्रेत आत्मा खड़ी मिलती है। सभी की सभी भयानक आवाजें निकाल रही थी। राहुल डरकर ऊपर की ओर भागने लगता है। उसने अब भी मशाल नहीं छोड़ी थी। वह भागते भागते कंस्ट्रक्शन साइट की छत पर चला जाता है। वो प्रेत आत्माएं भी वहां पर आ जाती हैं। राहुल अब डर की आखिरी सीमा पर आ चुका था। वह उस छत के आखिरी छोर पर उन प्रेत आत्माओं से घिरा हुआ था। उसे मौत बिल्कुल सामने नजर आ रही थी। बहुत तो आज पक्की है मेरी, लेकिन मैं इन प्रेत आत्माओं को हाथ नहीं में लगने दूंगा। इससे अच्छा तो मैं यहां से कूद जाता हूं और अपनी जान दे देता हूं। राहुल ने मन ही मन सोचा। राहुल पलट गया और वह कंस्ट्रक्शन साइट की छत से कूदने वाला था कि अचानक से उसका हाथ पकड़कर उसे रोक दिया गया। राहुल पलटा तो उसने देखा कि उस बुजुर्ग ने उसका हाथ पकड़ रखा है और प्रेत आत्माएं भी गायब थीं। राहुल हैरान हो गया। बाबा, आप यहां? वो प्रेत आत्माएं वो कहाँ गई? राहुल ने काफी हैरानी से हाफते हुए पूछा। बड़े जिद्दी हो बेटा। मैंने सोचा था कि तुम लौट जाओगे, लेकिन तुम में ईमानदारी का कीड़ा है, इसलिए जान जोखिम में डालने चले गए। मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी, इसलिए यहाँ चला आया। अब चलो यहाँ से। मैंने कुछ देर के लिए इन प्रेतात्माओं को दूर भगा दिया है। जल्दी से अपना काम खत्म करो और निकलो यहाँ से, बुजुर्ग ने कहा। राहुल सोच में पड़ गया। बेटा, और सोचने का टाइम नहीं है, चलो, वरना अब वो प्रेतात्मा अगर लौटी तो मैं भी उन्हें नहीं रोक पाऊंगा। आओ मेरे साथ, बुजुर्ग ने कहा। राहुल उस बुजुर्ग के साथ नीचे आया और फटाफट अपना काम खत्म किया और दोनों वहां से निकलने लगे। जैसे ही वो दोनों कंस्ट्रक्शन साइट से बाहर निकले, प्रेत आत्माओं ने घेर लिया। राहुल घबरा गया। बेटा तुम जाओ, कार में बैठो और निकल जाओ। लेकिन बाबा। बेटा मेरी फिक्र मत करो, मैं अपनी जिंदगी जी चुका हूं, तुम जाओ जाओ, बुजुर्ग ने राहुल को धक्का देते हुए कहा। लेकिन बाबा, राहुल ने डरते हुए कहा। मैंने कहा ना बेटा जाओ, ये तुम्हें छू भी नहीं पाएंगी, जाओ। वहां जो कुछ भी हो रहा था वो राहुल की समझ में नहीं आ रहा था। राहुल आगे बढ़ गया। प्रेत आत्माओं ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो उसे छू भी नहीं पाई। राहुल कार में बैठा और एक बार पलट कर देखा। प्रेत आत्माओं के साथ वो बुजुर्ग भी गायब हो गया था। राहुल की आंखों में आंसू आ गए। उसने कार स्टार्ट की और टर्न करके आगे बढ़ गया। ये रात राहुल के लिए सच में कभी ना भुला देने वाली रात थी। उसकी नींद भी उड़ चुकी थी। कुछ दिनों के बाद एक दिन वो बॉस के कैबिन में आया, या फिर यूं कहो कि बॉस ने उसे बुलाया। राहुल, ये एक कॉन्ट्रैक्ट लेटर और 10 लाख रुपए का चेक है। इसे उस कंस्ट्रक्शन साइट के पास ही एक गांव में रहने वाले मजदूर के घर वालों को देकर इस कॉन्ट्रैक्ट लेटर पर साइन करवाना है, ठीक है? ये बूढ़ा आदमी हमारे कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करता था। 1 महीने पहले वो देर रात तक काम कर रहा था। अगले दिन लोग पहुंचे तो वहां उसकी लाश मिली थी। गवर्नमेंट ने उस प्रोजेक्ट को बंद करने का ऑर्डर दिया था। लोगों का मानना है कि वो जगह हॉन्टेड है। बेवकूफ लोग। अगर ऐसा होता तो उस रात जाके तुम कैसे सैंपल कलेक्ट करके लाए थे, है ना? बेवकूफ है साले। तुम्हें तो कुछ भी नहीं हुआ, लाखों का नुकसान हो गया कंपनी का। एनीवे, ये उस मजदूर की मौत का मुआवजा है। मैं चाहता हूँ कि तुम ही उनकी फैमिली को हैंड ओवर कर दो। बॉस ने राहुल को एक फाइल और एक चेक पकड़ाते हुए कहा। ओके सर। ये कहते हुए राहुल ने वो फाइल और चेक ले लिया। राहुल कैबिन से बाहर आ गया। राहुल बॉस की बात सुनकर मन ही मन हंस रहा था। आखिर बॉस को क्या पता था कि उस रात उसके साथ हुआ क्या था। राहुल ने वो फाइल खोली तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं।
उस कॉन्ट्रैक्ट लेटर में उसी बुजुर्ग की फोटो लगी हुई थी जो उसे रास्ते में मिला था और उसकी जान बचाई थी। व्हाट द हेल? बाबा 1 महीने पहले ही मर चुके थे? इसका मतलब उस रात मैंने एक आत्मा से बात की थी। उस बाबा की आत्मा ने मेरी जान बचाई। राहुल ने शॉक होकर कहा। राहुल पसीने से तरबतर हो गया। उसके पैर कांपने लगे। वह पास रखे चेयर पर बैठ गया। बाबा ने सही कहा था कि विज्ञान प्राकृतिक से बड़ा नहीं है। प्राकृतिक में सिर्फ वही नहीं है जो दिखाई देता है, बहुत कुछ ऐसा भी है जो नहीं भी दिखाई देता। वैसे एक बात तो क्लियर हो गई थी कि हर आत्मा बुरी नहीं होती। कुछ पवित्र आत्माएं भी होती हैं, जैसे उस बुजुर्ग की आत्मा जो राहुल को बचाने आए थे। रात के अब 11 बज चुके थे। भाई अब तो कोई बस मिलना मुश्किल है। अगर आज आखिरी बस ज़रा लेट छूटी तो शायद मिल भी जाए, वरना आज की रात मुझे यहीं बस स्टॉप पे बितानी पड़ेगी। ऐसे अपने मन में ही सोचकर नागेश ने अपनी बैग ठीक की और सामने बेंच पे जाकर बैठ गया। लेकिन नागेश को कहाँ पता था कि आज वो मौत का सफ़र करने वाला था। नागेश एक बड़ा ही होनहार लड़का था। उसने अपने जॉब के बल पर गांव में ज़मीन ली और उस पर घर भी बनाया। घर वाले हमेशा से उसके पीछे पड़े रहते थे कि शादी कर लो, शादी कर लो। लेकिन वो कहता है कि जब तक मेरे पसंद की लड़की नहीं मिलेगी तब तक मैं शादी नहीं करूँगा। उसका कहना भी सही था। उसके दोस्तों की शादियाँ टूट चुकी थी या फिर उनमें झगड़े चल रहे थे। इसलिए वो चाहता था कि कोई ऐसी लड़की मिले जो कम से कम उसको समझे। नागेश ने अपनी घड़ी घुमाकर टाइम देखा। 11:30 बज चुके थे। अब उसने बस आने की आस खो दी। लेकिन तभी सामने से हॉर्न मारते हुए एक बस आई। शुक्र है यार, बस आई तो कम से कम, नागेश ने अपने आप से कहा। कंडक्टर ने दरवाज़ा खोला और नागेश बस के पीछे के दरवाजे से अंदर आ गया। टिकट निकली और वो आराम से बैठ गया। लेकिन कंडक्टर ने कहा, ये बस आज रास्ते में यहीं रुकेगी, आखिरी स्टॉप पे नहीं जाएगी। आपको बीच से कुछ इंतज़ाम करना होगा। इसके इंजन में खराबी आ चुकी है और बहुत गर्म हो चुका है। नागेश को और पसीना चालू हो गया। रात बढ़ रही थी लेकिन परेशानी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। जो होगा अब देखा जाएगा, ये सोच के नागेश खिड़की से बाहर देखने लगा। ठंडी हवा अंदर आ रही थी, काफ़ी अच्छा लग रहा था। उसने सामने बस में देखा तो ड्राइवर के पीछे कोई बैठा था। उसने खड़े होकर देखा तो वो एक औरत थी। इतनी रात को इस रास्ते पे कोई औरत नागेश ने पहले कभी नहीं देखी थी। उसने सोचा कि ड्राइवर या कंडक्टर का कोई रिश्तेदार होगा। अब नागेश को खुद नहीं पता था कि बस आगे कहाँ जा रही है और आगे जाकर कहाँ छोड़ने वाली थी। अब 12 बज चुके थे। बस एक जगह कर कर की आवाज़ करके वहीं रुक गई। ड्राइवर बोला, अब यहाँ से बस आगे नहीं जाएगी, तुम उतरकर अपना जुगाड़ देख लो। नागेश का घर आने को अभी कम से कम 10 मील का फासला था और रास्ते से घना जंगल। पैदल जाना खतरे से खाली नहीं था। नागेश नीचे उतरा
और रास्ते पे एक जगह जाकर रुक गया। उसके पीछे वो औरत भी उतरी। नागेश ने उसको जैसे ही देखा, वो बस उसको देखता ही रह गया। वो भला की खूबसूरत थी। वो एक लड़की थी। उसको देखकर नागेश अपनी घर की परेशानी सारी भूल गया। वो तो बस उसको देखता ही रह गया। उसको भी कुछ ऐसी ही खूबसूरत लड़की की तलाश थी। सामने जाकर नागेश ने उससे बात करना चालू किया। आप इतनी रात को कहाँ जा रही हैं? ये बस वाले भी ना ऐसे बीच रास्ते में किसी को भी उतार देते हैं। उस लड़की ने एक बार नागेश को देखा। उसकी आंखें बहुत ही खूबसूरत थी। नागेश उसकी आंखों में खो गया। कुछ बोल पाता तभी उस लड़की ने कहा, मेरा घर यहाँ से पास है, पैदल जा सकते हैं। अगर आप चाहो तो मेरे घर चल सकते हो। नागेश ने सोचा, एकदम से कोई उसको घर चलने के लिए कैसे कह रहा है? मतलब ये कैसे हो सकता है? वो जरा संभल गया। उसने कहा, नहीं, मैं यहीं रुकता हूँ। कोई मिल जाएगा तो मैं अपने घर तक चला जाऊँगा। बेवजह आपको तकलीफ़ होगी। वो लड़की बोली, अरे घबराओ मत, मैं और मेरी माँ रहते हैं घर में। अगर चलना हो तो मेरे साथ चल लो। इतना विश्वास नागेश के लिए काफ़ी था। वो उसके पीछे चल पड़ा। घना जंगल और कच्चा रास्ता। नागेश ने चप्पल पहनी थी। उसको जल्दी चलना मुश्किल हो रहा था। काफ़ी दूर जाने के बाद अब नागेश के पैर गीली मिट्टी में फंसने लगे थे। रास्ते में दोनों ने बिल्कुल भी बात नहीं की। अचानक नागेश की चप्पल कीचड़ में अटक गई। वो निकालने के लिए अपने मोबाइल का टॉर्च चालू करके नीचे झुका दिया और चप्पल को हाथ में लेकर खड़ा हुआ। सामने भयंकर अंधेरा था। कुछ भी दिख नहीं रहा था। पीछे वो रास्ता जहाँ वो बस छोड़ आया था, और ना ही वो लड़की जिसके पीछे वो यहाँ तक आया था। उसने आवाज़ लगानी चाहिए, लेकिन आवाज़ क्या देता और किसको? वो नाम भी तो नहीं जानता था उस लड़की का। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? नागेश खुद को कहने लगा। नागेश ने अपने मोबाइल में देखा। अब तो बैटरी भी नहीं है और नेटवर्क भी नहीं था उस जंगल में। लाइट लगाने के लिए काम आएगी, ये सोचकर उसने मोबाइल को बंद कर दिया। लेकिन आजू बाजू देख के पता चल रहा था कोई जंगली जानवर नज़दीक आ रहे हैं। उसने चढ़ने लायक एक पेड़ देखा और उस पर चढ़कर बैठ गया। वहाँ उसको कोई खतरा नहीं था। अपनी बैग लेकर वो एक टहनी पर बैठ गया। नींद आ रही थी, लेकिन उसको वो लड़की का चेहरा सामने आ रहा था और डर था कि अगर वो सो गया और नीचे गिर गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। इसलिए आंखें फाड़ के उल्लू की तरह लग रहा था। नीचे खूंखार जंगली सुअर घूम रहे थे। अच्छा हुआ वो ऊपर था, वरना क्या होता पता नहीं। थोड़ी देर बाद चिड़ियों की आवाज़ में समझ गया कि अब सुबह होने वाली है। अब उसका डर थोड़ा कम हुआ। थोड़ा उजाला आते ही उसने वो लड़की का घर तलाश करने का निकल गया। काफ़ी दूर जाने के बाद एक घर दिखा। जरा पुराना सा था। नागेश ने देखा कि अब सामने जंगल थोड़ा कम है, और थोड़ा सामने जाकर देखा तो बहुत दूर कुछ और भी घर दिखे। शायद कोई गांव था। वो वापस उसी घर की तरफ गया। बाहर से आवाज़ लगाई, कोई जवाब नहीं आया। तो उसने खिड़की से झांक कर देखा। दीवार पर कुछ फ़ोटो थे पुराने। उसमें वो लड़की थी जो कल रात को उसे मिली थी। उसने कहा था उसकी माँ भी यहाँ रहती है, लेकिन वो तो कहीं दिखी ही नहीं। नागेश के मन से वो लड़की भूली नहीं जा रही थी। वो उसी घर के बाहर उसका इंतज़ार करते करते रुक गया। तभी कुछ भेड़ बकरियां लेकर एक चरवाहा वहाँ से निकला। नागेश ने उसको देखकर उसके पास जाते हुए उसने सवाल किया, अरे भाई, तुम वो सामने वाले गांव से हो क्या? जंगल में सुनसान जगह पर एक आदमी देखकर वो बकरी वाला चौंक गया। उसने कहा, साहब, आप कौन हो? यहाँ कैसे? रास्ता भूल गए हो क्या? नागेश ने कहा,
हाँ भाई, कल रात को यहाँ तक आ गया था हाईवे से। यहाँ एक लड़की रहती है, मुझे उसके बारे में जानना था। क्या तुम जानते हो? कहाँ? यहाँ, इस घर में? मैंने तो कभी नहीं देखा। मैं यहाँ आते रहता हूँ, बकरी वाला बोला। नागेश को लगा शायद ये जानता नहीं, इसलिए ऐसे बोल रहा है। उसके जाने के बाद नागेश ने वहीं रुककर उस लड़की का इंतज़ार करना बेहतर समझा। उसको बहुत भूख लग रही थी, लेकिन उस लड़की के सामने उसको और कुछ सूझ नहीं रहा था। शाम होने को आई। वो बकरी वाला वापस जाते हुए नागेश से मिलने आया और पूछा, साहब कोई आया? आप बेवजह रुके हुए हैं, यहाँ कोई नहीं रहता। नागेश सोचने लगा कि अगर यहाँ कोई नहीं रहता तो फिर वो कौन है जो फ़ोटो में है, और मुझे यहाँ तक लेकर कैसे आई? मुझे देखना है कि वो कौन है। कुछ देर बाद रात भी हुई। इतनी देर में ना वो लड़की आई और ना उसकी माँ। अब नागेश से रहा नहीं गया, लेकिन वापस जाना बहुत मुश्किल था। इसलिए उसने वहीं के एक पेड़ का सहारा लिया और चढ़कर बैठ गया। घना अंधेरा छाने लगा। वो सामने घर दिख रहा था। नागेश अब घर से ज़रा दूर था। बाहर उल्लू आवाज़ कर रहे थे। जरा सी आवाज़ पर झट से गर्दन मुड़ जाती थी। खुद की सांस और धड़कन भी नागेश को अब महसूस होने लगी थी। तभी अचानक सामने से सफ़ेद कपड़ों में वो औरत लड़की आते हुए दिखी। तो उसको देखकर नागेश को बड़ा अच्छा लगा। चलो, जिस बात के लिए वो कल से यहाँ बैठा है उससे मिलना तो हो जाएगा। वो अब उतरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी उसकी नज़र उसके साथ चल रहे एक और परछाई की तरफ आई। वो एक आदमी था, उसके पीछे पीछे चल रहा था। अब नागेश वहीं रुक गया और ऊपर से सब देखने लगा। वो लड़की ने घर का दरवाज़ा खोला और अंदर गई। उसके बाद वो आदमी जैसे ही अंदर गया, उस आदमी की चीखें गूंजने लगी। वो तड़प रहा था, चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ बचाओ, मुझे मार देगी ये, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ़ करो। नागेश इधर डर से कांप रहा था। नीचे उतरना तो भूल ही गया था। कुछ देर बाद उस आदमी की चीखें बंद हो गई। सब शांत हो गया। वो आदमी शायद मर चुका था, ऐसा नागेश को लगा। वो वहीं पेड़ पर बैठा था। नागेश सुबह का इंतज़ार करने लगा। जैसे ही सुबह हुई, वो पेड़ से उतरा। दरवाजे के बाहर तक खून बह रहा था। अंदर जाकर देखने की हिम्मत नहीं थी। वो जहाँ रास्ता मिला उधर भागते चला गया। उसने अंदर वो लड़की है या नहीं ये भी नहीं देखा। भागते हुए कैसे तो उसको हाईवे मिल गया और अपने घर तक पहुंच गया। उसके साथ जो हुआ, वो जैसे ही बताने जा रहा था तो उसकी ज़ुबान नहीं चल रही थी। बोलना तो बहुत कुछ था, लेकिन कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। उसका मुंह सिल चुका था। नागेश को दवाखाने भर्ती कराया गया और उस पर इलाज चालू हो गए। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसको हुआ क्या है। डॉक्टर ने तो उसको पागल करार देकर पागलों की ट्रीटमेंट चालू कर दी। इधर जंगल में वो बकरी वाला आज शाम को फिर से उस घर की तरफ आया, जानबूझकर तसल्ली करने, ये देखने की कल का आदमी है या नहीं। बाहर खून बह रहा था और अंदर झांक कर देखा। वो भयानक नज़ारा देखकर उसको भागने तक नसीब नहीं हुआ। वो लड़की अंदर ही थी। वो आदमखोर बन चुकी थी। खून ही खून बह रहा था। वो जानवरों जैसे मरे हुए उस आदमी का मांस खा रही थी। बकरी वाले के मुंह से चीख निकली, लेकिन वो आखिरी बार थी। उसको देखते ही वो लड़की शैतान बन गई। उसके सफ़ेद कपड़े अब भयंकर लाल हो चुके थे, खून से लथपथ। वो बकरी वाले की तरफ लपकी। उसने उस बकरी वालों को अंदर खींचा और उसको भी मौत के घाट उतार दिया। अब काफ़ी रात हो चुकी थी। जंगल सुनसान और खूंखार बन गया था। उस खूबसूरत लड़की के अंदर शैतानी आत्मा का राज तो सिर्फ नागेश जानता था।
लेकिन अब वो पागल हो चुका था। वो लड़की अपने सफ़ेद लिबास में घर से बाहर निकली और अपने शिकार की तलाश में हाईवे की तरफ चली गई। मिही का बेटा, आज जल्दी उठो। तुम्हें तैयारी नहीं करनी आज? अरे आज तुम्हें अपने नए कॉलेज नहीं जाना? जल्दी तैयारी करो। मिहिका की माँ किचन से आवाज़ लगा रही थी। मिहिका एक बहुत ही होशियार लड़की थी। उसने अपने दम पर एग्ज़ाम पास किया, और वो भी बिना एक्स्ट्रा खर्चा किए, यानी कोई भी ट्यूशन लगाए बिना। यही बात घर में सबको पसंद थी मिहिका की। सबकी चहेती बेटी है वो। मिहिका ने अपनी सारी चीज़ें बैग में भर ली थी। उसके चाचू ऑटो लेने गए हुए थे। बाहर से चाचू ने आवाज़ लगाई, अरे छोटी, तैयार हुई कि नहीं? ऑटो आ गया है। चाचू मिहिका को छोटी के नाम से बुलाते थे। सब सामान लेकर मिहिका और उसकी माँ नीचे आ गए थे। ऑटो में मिहिका के साथ उसके चाचू रेलवे स्टेशन चले गए। वहाँ से शहर का रास्ता कुछ घंटे भर का ही था। मिहिका का एडमिशन शहर के बड़े से कॉलेज में हो गया था। उसको हॉस्टल भी मिल गया था। बाहर रूम लेके रहना उसको एक्स्ट्रा खर्चा लग रहा था, इसलिए उसने वो नहीं किया था। मिहिका जल्दी से कॉलेज के गेट से अंदर गई और सीधा अपने हॉस्टल की तरफ पहुंच गई। वहाँ बहुत भीड़ थी, लेकिन सबको रूम मिलने वाले थे, तो कोई टेंशन नहीं थी। आखिरी में मिहिका का नाम लिया गया। उसको एक रूम मिला, लेकिन उसकी साथ वाली लड़की अचानक से वहाँ जाने से मना कर रही थी। पूछने पर बिना बोले ही वो चली गई। वार्डन ने मिहिका को आवाज़ लगाई और कहा, देखो बेटा, एक ही रूम है और वहाँ कोई दूसरी लड़की तुम्हारे साथ रुकना नहीं चाहती। अगर तुम्हें वो चाहिए तो मैं वो तुम्हें दे सकती हूँ। अगर बाद में कोई लड़की आएगी तो मैं उसको तुम्हारे रूम में शिफ्ट करवा दूँगी, लेकिन तब तक तुम्हें अकेले रूम में रहना होगा। बोलो मंजूर है? तो यहाँ नीचे अपना नाम और पता और फ़ोन नंबर दे देना। मिहिका वैसे छोटे शहर से थी, उसको किसी बात का डर नहीं था। उसने तुरंत हाँ कहा और अपनी सारी जानकारी वहाँ भर दी। वार्डन ने उसको रूम की चाबी दे दी और कहा कि कुछ भी तकलीफ़ हो तो मुझे आकर बोल दे। वार्डन मैडम नीचे के कमरे में रहती थी। वैसे बोलने में वो काफ़ी अच्छी थी। मिहिका ने अपना सामान उठाया और अपने रूम की तरफ जाने लगी। उसके बगल में सभी रूम थे, तो उसको कोई परेशानी नहीं लग रही थी। रूम अंदर से काफ़ी साफ़ सुथरा था। वो रूम 2 लोगों के लिए था, 2 बेड और अलमारी। उसने अपना सामान रूम में एक जगह रख दिया और फ्रेश होने चली गई। फिर आने के बाद अपने बेड पे लेट गई। दिन भर थकान से उसको नींद नहीं आ रही थी। सोचा कि चलो घर में बात कर ली जाए। उसने मोबाइल उठाया और घर में फ़ोन लगा दिया। हेलो माँ, मैं पहुँच गई, रूम भी मिल गया है। हाँ, कोई परेशानी नहीं है। अरे माँ, तुम चिंता मत करो। ऐसे बोल के मिहिका ने फ़ोन रख दिया। अब वो थोड़ी देर सोना चाहती थी। नींद में उसको पता ही नहीं चला कि रात के 8 कब बज गए। वार्डन ने बताया कि खाने का समय रात को 7 से 9 बजे तक का ही है। वो जल्दी से तैयार होकर नीचे चली गई। खाने के बाद थोड़ा टीवी देखा और सभी लड़कियां अपने रूम में चली गईं। मिहिका की कोई दोस्त बनी नहीं थी, तो वो भी अपने रूम में चली गई। सुबह कॉलेज जाना था, इसलिए उसने मोबाइल में अलार्म लगाया था सुबह 8 बजे का, और वो सो गई। सुबह के 10 बज चुके थे। अलार्म होने वाला था, लेकिन वो बजा ही नहीं। एक अजीब सी हलचल हो रही थी उसके रूम में, जैसे किसी की मौजूदगी हो वहाँ। इन सब से अनजान मिहिका अभी भी सो रही थी। सभी लड़कियां कॉलेज चली गई। वार्डन ने हॉस्टल में एक राउंड मारा, देखा कि मिहिका का दरवाज़ा अंदर से बंद है।
उसने बाहर से आवाज़ लगाई, कॉलेज नहीं जाना क्या? यहाँ सोने के लिए आई हो क्या? आवाज़ सुनते ही मेहिका की आँख खुल गई। उसने दरवाज़ा खोला। मैडम, मैं अभी उठी हूँ, अभी तो 8 बजने के हैं ना, मेहिका ने जवाब दिया। वार्डन ज़रा हंसकर बोली, बेटा ज़रा अपनी घड़ी देखना तो, कितने बजे हैं? मेहिका ने अपना मोबाइल उठाया तो देखा कि 10 बज चुके थे। उसको समझ नहीं आया, ये कैसे हो गया? पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ। वार्डन वहाँ से चली गई और मेहिका अपना मोबाइल चेक करने लगी। अलार्म हुआ कैसे नहीं, और मैं इतनी देर तक कैसे सो रही थी? यही सवाल को सोचते वो कॉलेज चली गई। वहाँ जाकर उसकी क्लास में काफ़ी लोगों से जान पहचान हुई। कुछ तो उसके शहर से थे, जो अलग अलग जगह रहते थे। उसको थोड़ा अच्छा लगा। वो सबसे बातें करके उन्हीं के साथ उन्हीं के रूम पे चली गई। वो सब लड़कियां उसकी पुरानी कॉलेज की दोस्त निकली, इसलिए वो उन्हीं के रूम में रुक गई उस रात को। वैसे वार्डन मैडम को मेहिका ने कॉल करके बता दिया था। रूम पे सब खूब मस्ती करने के बाद अपने दोस्तों के साथ मेहिका दूसरे दिन कॉलेज चली गई और वहाँ से सीधा अपने हॉस्टल दोपहर को पहुँची। खाना खाया और अपनी पढ़ाई की तैयारी करने लगी। एकदम से उसको याद आया कि वो घर से पेन लाना तो भूल ही गई थी और अब उसके पास कोई पेन नहीं है। वो अपने रूम का दरवाज़ा थोड़ा सटा के नीचे कॉर्नर के दुकान में चली गई। वहाँ जाकर उसने अपने लिए पेन और कुछ खाने का सामान लिया, जैसे कि चिप्स के पैकेट और चॉकलेट। वहाँ से वो सीधा रूम में चली गई, लेकिन रूम का दरवाज़ा खुला हुआ था। उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और पढ़ाई करने लगी। शाम का खाना खाने के बाद वो काफ़ी देर तक पढ़ रही थी। फिर नींद आई तो वो सोने की तैयारी करने लगी। कुछ आधी रात के समय उसने करवट बदली और जैसे ही उसकी आँख खुली वैसे ही उसके मुंह से चीख निकली। वो बहुत डर गई थी। उसने सामने वाले बेड पे किसी लड़की को सोते हुए देखा था और वो उसकी तरफ ही देख रही थी। मेहिका जोर से चिल्लाने लगी। वार्डन ने जैसे आवाज़ सुनी वो दौड़ के ऊपर आई। साथ में बगल वाले रूम की लड़कियां भी खड़ी थी। उन्होंने बाहर से आवाज़ लगाई, दरवाज़ा खोलो, क्या हुआ? मेहिका ने दरवाज़ा खोला और बाहर दौड़ के आ गई। मैडम, मैडम रूम में कोई है। मैंने अभी 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 वहाँ किसी को देखा, कोई लड़की थी वो। मुझे बहुत डर लग रहा है। वार्डन ने अंदर जाकर देखा और कहा, यहाँ तो कोई नहीं है, लगता है तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा, बेकार में हल्ला मचाया, चलो जाके सो जाओ। मेहिका सच में बहुत डर गई थी, लेकिन सब लड़कियां उस पर हंस रही थी, इसलिए हिम्मत दिखाते हुए वो भी रूम के अंदर चली गई और सोने की कोशिश कर रही थी। तो उसकी आँख कब लग पाती ये तो वो भी नहीं जानती थी। लेकिन थोड़ी देर बाद वो अचानक से सो गई। दूसरे दिन कॉलेज ख़त्म होने के बाद वो रूम पे आई तो दरवाज़ा आज भी खुला था। अंदर एक लड़की थी, उसी बेड पे जिस पे कल देखा था। वो अपना सामान लगा रही थी। अब मेहिका को थोड़ा अच्छा लगने लगा, उसको पार्टनर मिल गई थी। उसको हिम्मत आ गई, चलो यार, वार्डन ने किसी को तो भेजा। इस बात से वो काफ़ी खुश थी। फ्रेश होने के बाद मेहिका उस लड़की से बोलने के लिए गई तो वो सो के थी। उसने उसको सोने देना ही ठीक समझा और वो पढ़ाई में लग गई। शाम को खाने के लिए उसने उस लड़की को उठाना चाहा, लेकिन वो लड़की बिना बोले बाहर चली गई। मेहिका को अजीब लगा, लेकिन उसने ज़्यादा टेंशन नहीं ली। नीचे खाने के टेबल में